हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एमएस जनरल सर्जरी एज अ करियर कैसी ब्रांच है। काफ़ी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर इस पे एक वीडियो तैयार कीजिए, तो इस वीडियो में हम देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए, जब आप अगर आपको एमएस जनरल सर्जरी करनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या चाहिए। आपको सबसे पहले नीट यूजी क्लियर करके और एमबीबीएस करनी पड़ेगी, और एमबीबीएस करने में आपको लगभग 5.5 साल लगेंगे। तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये हो गई। जब आप एमबीबीएस कर लोगे उसके बाद आप नीट पीजी का एग्ज़ाम दोगे, और नीट पीजी के एग्ज़ाम में या तो आप एमएस ब्रांच उठाओगे जनरल सर्जरी में, और अगर जिसको एमएस नहीं मिलती है वो डीएनबी जनरल सर्जरी उठा सकता है। दोनों ही इक्विवेलेंट ब्रांचेस हैं। तो जब आप ये ज्वाइन कर लेंगे तो एमएस जनरल सर्जरी या डीएनबी जनरल सर्जरी ये 3 साल का कोर्स होता है। 3 साल के बाद इसका फाइनल एग्जाम होगा और आप पास हो जाएंगे, और आपको एमएस जनरल सर्जरी या डीएनबी जनरल सर्जरी की डिग्री मिल जाएगी। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों को होती है फ़ी। भाई देखो, फ़ी में क्या है। तो अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से ये डिग्री करते हैं तो उसमें जो 3 साल की फीस है, ध्यान दीजिए, 3 साल की टोटल फीस लगभग 4 से, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, 4 से 5 लाख आएगी। मतलब 3 साल में आपका टोटल खर्चा 4 से 5 लाख होगा मैक्सिमम। इससे ज़्यादा किसी भी स्टेट में नहीं हो सकता है। मैक्सिमम फीस मेरे ख्याल से अभी पंजाब स्टेट में है, और वो भी 4 से 5 लाख है 3 साल की टोटल फीस। और अगर बाकी स्टेट्स की बात की जाए तो जैसे बिहार की बात करूं, आसाम की बात करूं, तो वहाँ तो बहुत ही कम फ़ी है, बहुत ही कम फ़ी। वहाँ पे तो आपको उल्टा पैसा मिलेगा। जैसे हमने जब एमएस ऑर्थोपेडिक्स की थी तो मुझे नहीं लगता, मैंने शायद मुश्किल से मेरे 20 से 25 हज़ार ही रुपये खर्च हुएंगे पूरे 3 साल में। बाकी तो उल्टा स्टाइपेंड मिलता ही है। तो पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कुछ और स्टेट हैं जहाँ फ़ी थोड़ी ज़्यादा है, पर वो फ़ी भी 3 साल में 4 से 5 लाख से ज़्यादा नहीं होती। और जब आप एमएस करते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपेंड मिलता है, जो कि वेरी करता है लगभग 40,000 पर मंथ से लेके 1 लाख पर मंथ तक। वो स्टेट वाइज वेरी करता है। जैसे कि आसाम में थोड़ा कम है, बिहार में 85,000 पर मंथ है, दिल्ली में 1,20,000 है। तो वो वेरी करता है, पर एमएस करने के लिए या डीएनबी करने के लिए आपको कोई भी पैसे अपनी पॉकेट से नहीं देने पड़ेंगे। सब आपकी जो स्टाइपेंड है उससे ही कवर हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट बात आती है प्राइवेट। प्राइवेट अगर मेडिकल कॉलेज से अगर आप करते हैं तो उसमें पूरे 3 साल का खर्चा अलग अलग कॉलेज में अलग अलग है, जो कि वेरी करता है 80,000 से लेके 1,20,00,000 तक। ओके। तो पर अगर आपकी नीट पीजी में अच्छी रैंक है तो आपको कुछ ऐसे भी कॉलेज मिल सकते हैं जहां तीनों साल की फ़ी 30 से 40 लाख में ही आपका हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है आपकी रैंक के ऊपर। पर मैक्सिमम खर्चा जो होगा वो 1,20,00,000 या 1 करोड़, ऐसे आपको इस तरीके की फ़ी आपको लगेगी पूरे 3 साल में। नेक्स्ट है, अब आपने एमएस कर ली, डीएनबी कर ली, आपको डिग्री मिल गई। अब उसके बाद क्या करेंगे आप। तो उसके बाद जनरली 99.99% लोग एसआरशिप ज्वाइन करते हैं, जो कि 3 साल तक होती है। एसआरशिप आप मैक्सिमम 3 साल तक कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। अच्छा, आप लोग एसआरशिप हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं, बट हॉस्पिटल की जो एसआरशिप होती है वो टीचिंग एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होती है। तो जो गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो एसआरशिप होती है उसमें जो सैलरी होती है वो भी स्टेट वाइज और कॉलेज वाइज थोड़ी वेरी करती है, और ये अक्सर 80,000 रुपीज़ पर मंथ से लेके 1,20,000 पर मंथ तक होती है। तो जैसे कि बिहार की बात करें, बिहार में 74,000 है पर मंथ, दिल्ली की बात करें तो 1,20,000 है पर मंथ। तो ये वेरी करती है। उसके बाद कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें एसआरशिप करना ज़रूरी है, हम डायरेक्ट अपना प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं खोल सकते। तो उस बात को बाद में देखेंगे। सबसे पहले एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आप एसआरशिप के दौरान प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं। तो देखो, कुछ स्टेट हैं जैसे कि आपका आसाम हो गया, आसाम के बाद आपका बिहार हो गया। ये दो स्टेट तो मैं जानता हूँ जहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड है। तो क्यों, तो होता क्या है, जैसे बिहार की मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे जो एसआर की सैलरी है लगभग 74,000 पर मंथ है। पर वहाँ पे जो एसआर है, क्योंकि वो बाहर लीगली काम कर सकता है, तो वो लोग बाहर काम करके 1 से 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पर मंथ कमा ही लेते हैं। तो उतना कोई दिक्कत होता नहीं है। 74,000 कम है, बट वो बाहर से पैसे कमा लेते हैं। और कुछ स्टेट जहाँ पे कि बाहर प्रैक्टिस करना अलाउ नहीं है, वहाँ भी मैंने देखा है कि लोग चोरी छुपे काम करते हैं और वहाँ भी एक्स्ट्रा पैसे कमा ही लेते हैं। तो एसआरशिप में भी लोग बाहर काम करते हैं, चाहे लीगली चाहे इलीगली, दोनों तरीके से ही मैंने करते देखा है। तो लोग अच्छा पैसा कमा ही लेते हैं।
नेक्स्ट है कि अपना, अब जो लोग पूछते हैं कि सर अगर हम अपना अपना हॉस्पिटल खोल देते हैं पीजी के बाद तो क्या होगा, तो देखिए बिल्कुल खोल सकते हैं, पर अपना हॉस्पिटल खोलने में दिक्कत क्या आती है। सपोज करो कोई एक जनरल सर्जन है जिसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस चलती है किसी सिटी के अंदर, अगर आप उसके बेटे हैं और आपने जनरल सर्जरी कर ली तो आप अपने पिताजी के हॉस्पिटल में सेटल कर जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बट अगर आप पहले ही जनरल सर्जन है अपनी फैमिली से और आप अपना जस्ट पीजी करने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं तो वो थोड़ा इम्पॉसिबल सा होता है, क्योंकि पहली बात तो पीजी 3 साल की होती है और 3 साल में आपको सारा काम नहीं आएगा, आपको उसके बाद 3-4 साल एसआरशिप करनी ही पड़ेगी, तभी आप सारा काम सीख पाएंगे। तो इसीलिए खुद का हॉस्पिटल, ऑब्वियसली खुद का हॉस्पिटल में कमाई बहुत होती है, शुरू शुरू में पेशेंट कम आएंगे, पर जैसे जैसे आपका नाम बढ़ेगा पेशेंट बढ़ेंगे, और अगर आपका काम अच्छा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्क। अगर आपको काम करना आता है, आप सर्जरी अच्छी करते हैं तो ही आप फेमस हो पाएंगे। अगर आप खराब सर्जरी करते हैं तो आज नहीं तो कल आप बदनाम हो ही जाएंगे कि फलां डॉक्टर को सर्जरी करनी नहीं आती। तो वो डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर, आपका व्यवहार कैसा है पेशेंट के प्रति, और आप कितने पंक्चुअल हैं और आप कितने हार्ड वर्किंग हैं। तो जो लोग अपना खुद का हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं वो भी लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है। बाकी एक और क्या होता है कि दूसरा, आप अपना जो हॉस्पिटल खोल सकते हैं एसआरशिप करने के बाद। जब आप एसआरशिप कर लेते हैं उसके 1-2 साल बाद और भी काम करते हैं, फेलोशिप कर लेते हैं और आपको अच्छे से अपने काम में महारत आ जाती है, तब भी आप अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं। ओके। अब एक और बात होती है, आजकल ट्रेंड आ गया सुपर स्पेशलाइजेशन का। तो सुपर स्पेशलाइजेशन क्या होता है कि देखिए एक जनरल सर्जन जो होता है ना, वो कुछ जनरल सर्जरीज करता है। ऐसा नहीं है कि वो सारी सर्जरीज कर लेता है, अधिकतर जनरल सर्जन हार्ट की सर्जरीज नहीं करते, ब्रेन की सर्जरीज नहीं करते, ठीक है, और कुछ डिफ़िकल्ट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी नहीं करते। तो आजकल हर ब्रांच में सुपर स्पेशलाइजेशन आ चुका है, मतलब कि ब्रेन का सर्जन अलग होगा, ओके, लीवर का सर्जन और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का सर्जन अलग होगा, उसके बाद हार्ट का सर्जन अलग होगा, ठीक है, किडनी का सर्जन अलग होगा, यूरिनरी ब्लैडर का सर्जन अलग होगा। तो हर चीज़ में सुपर स्पेशलाइजेशन आ गया है। तो सुपर स्पेशलाइजेशन में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 डिग्री होती हैं, एक तो होती है एमसीएच जो कि 3 साल की होती है, और एक डीएनबी सुपर स्पेशलाइजेशन वो भी 3 साल की होती है। इनमें एडमिशन कैसे मिलता है, इनमें एडमिशन मिलता है कि जब आप एमएस कर लेते हैं या डीएनबी कर लेते हैं जनरल सर्जरी में, उसके बाद आपको एक एंट्रेंस देना पड़ता है जिसको बोलते हैं नीट एसएस उसका नाम है, सुपर स्पेशलाइजेशन। तो नीट के 3 एंट्रेंस होते हैं, नीट यूजी, नीट पीजी और नीट एसएस। जब आप नीट एसएस का एग्जाम देते हैं तो उसके बाद आपकी रैंक आती है, और आपकी रैंक के हिसाब से आपको जो भी ब्रांच मिल रही होती है एमसीएच में, डीएनबी में, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब एक बात देखते हैं डिफरेंट ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं एमसीएच के अंदर। तो एक होती है कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जरी, ये जो सर्जन होते हैं ये हार्ट का ऑपरेशन करते हैं। उसके बाद होता है एंडोक्राइन सर्जरी, ठीक है, ये एंडोक्राइन सिस्टम का, जैसे कि कुछ ग्लैंड्स हो गई उनकी सर्जरीज करते हैं। उसके बाद है गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी, इसमें जो हमारी जो फीमेल होती है उनका जो गायनेकोलॉजिकल जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जो कैंसर होता है उसकी सर्जरी की जाती है। उसके बाद हैंड सर्जरी में जो हाथ होते हैं आपके उनकी सर्जरी की जाती है। हेड एंड नेक सर्जरी, इसमें नेक और हेड की सर्जरी की जाती है। उसके बाद हिपैटो पैनक्रिएटो बिलियरी सर्जरी, इसमें लीवर और गॉल ब्लैडर की सर्जरी की जाती है। न्यूरो सर्जरी जो होते हैं वो ब्रेन की सर्जरी करते हैं और स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी करते हैं। उसके बाद पेडियाट्रिक कार्डियो थोरेसिक वेस्कुलर सर्जरी, ये जो होते हैं इसमें हार्ट की ही सर्जरी होती है पर बच्चों की, पेडियाट्रिक्स का मतलब होता है बच्चों की हार्ट की सर्जरीज। उसके बाद है पेडियाट्रिक सर्जरीज जो कि बच्चों के सर्जन होते हैं। उसके बाद प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जो कि प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड सर्जरी। उसके बाद सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड जीआई सर्जरी, ये आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है जिसमें कि स्टमक आ गया आपका, इंटेस्टाइन आ गई आपकी, रेक्टम आ गई, एनस आ गई, इसकी सर्जरी करते हैं। उसके बाद सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, ये कैंसर की सर्जरी करते हैं। थोरेसिक सर्जरी, ये लंग्स की सर्जरी करते हैं। उसके बाद यूरो और जेनाइटो यूरिनरी सर्जरी, ये यूरिनरी सिस्टम की सर्जरी करते हैं। और वेस्कुलर सर्जरी जो कि वेसल्स की सर्जरी करते हैं। तो डिफरेंट जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके ही आधार पे डिफरेंट ब्रांचेस हैं। अब हम देखते हैं कि अक्सर बच्चे बोलते हैं कि सर अगर हम सुपर स्पेशलाइजेशन नहीं कर पाए, मतलब कि अगर हम एमसीएच नहीं करना चाहते या नहीं कर पाए, डीएनबी नहीं कर पाए, तो एज अ जनरल सर्जन हमारा करियर कैसा है। तो देखिए जनरली जो लोग जनरल सर्जरी करते हैं बस प्लेन एमएस, वो करते क्या है, या तो वो 2-3 ऑप्शन होते हैं। पहला तो मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करो, मेडिकल कॉलेज में आप 2 तरीके के मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं, या तो गवर्नमेंट सरकारी या प्राइवेट। ओके, तो अगर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट
मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करते हैं तो पहले आपको एसआरशिप करनी पड़ती है, उसके बाद आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसको एपी बोलते हैं, वो ज्वाइन करते हो। 3 से 5 साल एपी बनने के बाद आपका प्रमोशन होता है और आप एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हो। उसके बाद फिर आप फाइनली प्रोफेसर बन जाते हो। तो मेडिकल साइंस में ये होता है एसआरशिप, एपी, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। तो ये आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही मेडिकल कॉलेज में आप आराम से कर सकते हो। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, प्रमोशन होगा, आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाएगी। और दूसरी, जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो सैलरी फिक्स होती है, पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अक्सर आपके टैलेंट के आधार पे भी आपकी सैलरी का डिसीजन लिया जाता है। अगर आपके नाम पे ज़्यादा पेशेंट दिखाने आता है तो आपको ज़्यादा कट मिलेगा, आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। अच्छा, ये बात होगी मेडिकल कॉलेज की। अगर आप मेडिकल कॉलेज ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि जिला अस्पताल हो गया, सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र हो गया, ठीक है, यहाँ पे सदर हॉस्पिटल हो गया। तो यहाँ पे जनरल सर्जन की तरह या सिविल सर्जन की तरह आप ज्वाइन करेंगे। इसके एग्ज़ाम्स होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, वो निकाल के आप आराम से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एज अ जनरल सर्जन। उसमें आपको अपने एक हॉस्पिटल का सेटअप करना पड़ेगा। उसमें आप मान लीजिए शुरू में अगर आप रेंट पे जगह लेते हैं तो 20 से 25 लाख रुपए लगा के आप अच्छा सेटअप कर सकते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ेगी, पेशेंट बढ़ेंगे, आप अपने हॉस्पिटल को और अच्छा कर सकते हैं। जनरली लोग करते क्या है कि वो अपने जिस गाँव के या जिस शहर के रहने वाले हैं वहीं जाके वो लोग अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, क्योंकि वहाँ लोग उनको जानते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और मुझसे काफ़ी पूछा गया था कि सर जनरल सर्जन जो होता है वो कौन कौन सी सर्जरीज करता है। तो देखिए, जनरल सर्जन एक तो लेप्रोटोमी करता है। अब लेप्रोटोमी का मतलब होता है कि भाई पेट की बहुत सारी सर्जरीज हैं। लेप्रोटोमी का बेसिक मीनिंग होता है कि आपके पेट को खोल देना, पूरे पेट को इंसिजन देके खोल देना। उसके अंदर इंटेस्टाइन होती है, जिसमें छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, स्टमक होता है, लीवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है। तो लेप्रोटोमी मतलब ओपन सर्जरी। वहीं अगर आप दूरबीन की हेल्प से अगर सर्जरी करते हैं तो उसको बोलते हैं लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी की मदद से भी आप बहुत सारी सर्जरीज कर सकते हैं, जैसे कि गॉल ब्लैडर, जिसकी सर्जरी बहुत कॉमनली की जाती है, अपेंडिसाइटिस होती है, वो की जाती है। उसके बाद जनरल सर्जन क्या कर सकते हैं, ब्रेस्ट सर्जरी भी करते हैं। ब्रेस्ट के कैंसर हो गए, चाहे वो बिनाइन हो, मेलिग्नेंट हो, फाइब्रो एडिनोमा, ये सर्जरी भी वही लोग करते हैं। उसके बाद हर्निया एक बहुत कॉमन सर्जरी है, ठीक है, वो भी वो लोग करते हैं। हाइड्रोसील, जिसमें कि स्क्रोटम के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, लिक्विड भर जाता है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड की सर्जरी भी ये लोग कर सकते हैं। तो मैं ये वो सर्जरीज बताता हूँ जो जनरली जनरल सर्जन करते हैं। अब हम कुछ डायग्राम देख के समझते हैं। देखिए, ये एक पेशेंट का स्टमक है और इसको, चलो कोई मान लो कोई भी बीमारी थी तो इसको ओपन करके ऐसे खोल दिया जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं लेप्रोटोमी। और अगर यही काम ये दूरबीन की हेल्प से किया जाए तो उसको बोलते हैं लेप्रोस्कोपी। ये इस फोटो में ये स्टमक है पेशेंट का, और ये जो दूरबीन की हेल्प से, कैमरे की हेल्प से पेट के अंदर ऑपरेशन किया जा रहा है, इसी को बोलते हैं लेप्रोस्कोपी। उसके बाद ये होता है हर्निया। हर्निया में क्या होता है कि आपकी जो इंटेस्टाइन होती है वो आपके पेट के अंदर कुछ लेयर्स होती हैं, वो जब वो लेयर्स वीक हो जाती है तो वो हर्निया जो होता है वो इंटेस्टाइन वहाँ से बाहर की तरफ आने लगता है। तो इसको फिर से अंदर डाल के इसको ऑपरेट किया जाता है, जिसको बोलते हैं हर्निया की सर्जरी। ये काफ़ी कॉमन बीमारी है जिसको जनरल सर्जन ट्रीट करते हैं। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था जनरल सर्जन्स को लेके। जनरल सर्जरी जिसको भी पसंद है वो बिल्कुल ले सकता है, एक अच्छी ब्रांच है। मैं बहुत सारे जनरल सर्जन्स को जानता हूँ जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं और बहुत सेटिस्फाइड भी हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।